तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में क्या पढ़ना है हमें? क्लस्टरिंग पहली बात तो सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हैं कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि एज ए कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट अगर आप मशीन लर्निंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, डेटा की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्लस्टरिंग उस पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्लस्टरिंग होता क्या है। सो क्लस्टरिंग के बारे में थोड़ा बताया तो क्लस्टरिंग बेसिकली is a group of set of a physical and abstract class into a class of similar object is called clustering। यानी कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है, उस ग्रुप में अगर हमारे पास सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है, लेट्स सपोज हमारे पास एक क्लास है, क्लास उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स का एक सिमिलर ऑब्जेक्ट है, इस क्लास को हम लोग बोलेंगे क्लस्टर, और इस क्लास की क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं क्लस्टरिंग। यही है। A cluster is a collection of data objects that are similar to one another within the same cluster or dissimilar with the other cluster। जैसे ये क्लस्टर है, इसमें जो ऑब्जेक्ट्स है वो सिमिलर होंगे, और एक और क्लस्टर है सेकंड क्लस्टर, इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इनसे अलग होंगे। लेट्स सपोज ये क्लस्टर है ए और ये क्लस्टर है बी। सो क्लस्टर ए के जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिसिमिलर होंगे, अलग होंगे क्लास बी के ऑब्जेक्ट से। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि क्लस्टरिंग होता कैसे है। तो बेसिकली कुछ टूल्स होते हैं क्लस्टरिंग करने के। के मीन्स, के मीडियोइड्स, कुछ मेथड्स होते हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं कुछ सिस्टम के, सच एस के प्लस, के पी एस एस, के एस एस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये कुछ मेथड्स है क्लस्टरिंग जिससे हम परफॉर्म कर सकते हैं इन एक मशीन में। तो अभी हम थोड़ा सा इसमें और पढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्लस्टरिंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या है रियल वर्ल्ड में। सबसे पहला कि क्लस्टरिंग में मार्केट रिसर्च, जो भी मार्केट रिसर्च होती है, जो भी स्टडी होते हैं बिजनेसेस के, वो सब क्लस्टरिंग के हेल्प से भी हो सकता है। डेटा एनालिसिस, पैटर्न रिकॉग्निशन, इमेज प्रोसेसिंग, सेम बिजनेस में यूज होता है। जब कोई जैसे कोई दुकान है, उसके पास उसके उसके दुकान में जो भी चीज खरीद रहे हैं, जो परचेजिंग हो रही है कस्टमर्स के द्वारा, उसका एक पैटर्न होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में एक पैटर्न होता है कि दिवाली के टाइम सेल्स बढ़ जाती है। तो इस टाइप के पैटर्न को एनालाइज करने के लिए क्लस्टरिंग जरूरी होता है। बायोलॉजी में यूज होता है कि इतने सारे एनिमल्स, प्लांट्स के टैक्सोनॉमी होते हैं, कैटेगरीज होती है, जीन्स होती है, उनको स्टडी करने में हेल्प करता है। लैंड इन यूज, अर्थ में यूज होता है बेसिकली क्लस्टरिंग। डेटा सेगमेंटेशन में यूज होता है लार्ज डेटा सेट को स्टडी करने के लिए। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड मॉनिटर, क्रिमिनल एक्टिविटीज में यूज होता है क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग रियल लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिलेबस के हिसाब से। सेकंड है क्लस्टरिंग के, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी है, क्लस्टरिंग होता क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है। सेकंड पढ़ते हैं उसके टाइप्स क्या है, क्लस्टरिंग के टाइप्स पे पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्लस्टरिंग हमारे पास यहाँ है। क्लस्टरिंग चार तरह के होते हैं: हायरार्किकल क्लस्टरिंग, पार्टीशनल क्लस्टरिंग, ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग एंड मॉडल बेस्ड मेथड या क्लस्टरिंग। इससे इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। या मेजर टेक्निक्स फॉर क्लस्टरिंग: फर्स्ट इज पार्टीशन क्लस्टरिंग, second is hierarchical method, third is density based method, fourth is grid based method, fifth is model based method। इसे सिंपल यहाँ पर फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है। hierarchical method, partition method, grid based method, clustering, string। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पार्टीशन मेथड क्या होता है? नाम से समझ आ रहा है कि पार्टीशन कुछ टूट रहा है। सो पार्टीशन मेथड बेसिकली एक एक लेट सपोज हमारे पास एक डेटा का ग्रुप है, इसके हम के पार्टीशंस कर देते हैं, के अलग अलग पार्टीशंस कर देते हैं। इन पार्टीशन मेथड, के पार्टीशंस ऑफ द डेटा, ईच पार्टीशन प्रेजेंट अ क्लस्टर। उसके हर पार्टीशन एक क्लस्टर को डिनोट करता है। ओके। और हर क्लस्टर में कम से कम एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ईच ग्रुप मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। क्लियर? इस टाइप के मेथड, लेट सपोज हमारे पास एक क्लस्टर था, उसके हमें के पार्ट्स कर दिए। के वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 40, 50, 100, लेकिन लिमिटेड होना चाहिए। लेस देन इक्वल्स टू के, यानी कि इनफाइनाइट नहीं हो सकता, लिमिटेड होना चाहिए। तो इस के ग्रुप्स में अगर कोई भी ग्रुप में अगर एक ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको एक पार्टीशन बोलेंगे। तो इस टाइप के पार्टीशंस को हम लोग बोलते हैं के मीन के पार्टीशन मेथड, लाइक पार्टीशन मेथड, जिसके के ग्रुप संबंध है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट था हेरारिकल मेथड। हेरारिकल मेथड
बेसिकली नाम से क्या समझ में आ रहा है कि एक हेरारिकल यूज होगा, लाइक दिस ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इट्स कॉल्ड हेरारिकल मेथड। हेरारिकल मेथड में ज्यादा कुछ नहीं है, एक होता है एग्लोमेरेटिव, एक होता है डिविजिव। दो अप्रोचेस होती है हेरारिकल मेथड की। जो एग्लोमेरेटिव अप्रोच होती है वो बॉटम अप टॉप अप्रोच होती है, बॉटम अप अप्रोच और बॉटम टॉप अप्रोच। और जो डिविजिव होता है वो टॉप डाउन अप्रोच होता है। इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, सेपरेट पढ़ने वाले हैं इन दोनों के, सेपरेट टॉपिक। नेक्स्ट की हेरारिकल मेथड क्यों काम आता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को केयरफुली एनालाइज करने में काम आता है। बेसिकली लेट हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको हम स्प्लिट करके, पार्टीशन करके दो ऑब्जेक्ट्स में ले आया, लेट सपोज ऐसे स्प्लिट किया मैंने और उसको दो ऑब्जेक्ट्स में इस टाइप का ले आया, इन दो ऑब्जेक्ट्स को ले आया, तो फर्दर इसको एनालाइज करना आसान होगा, इसको एनालाइज करना आसान होगा एज कम्पेयर टू इस होल को एनालाइज करने से। तो इस टाइप के अप्रोचेस में यूजुअली काम आता है। सेकेंड इज इंटीग्रेटेड हायरार्किकल, इसमें जो टॉप डाउन बॉटम टॉप अप्रोच है वो ज्यादा यूजफुल होता है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड इज डेंसिटी बेस्ड मेथड। मोस्ट पार्टीशन मेथड्स क्लस्टर ऑब्जेक्ट आर बेस्ड ऑन distance between the objects. Such a method are find spherical shaped clusters, encounter difficulties discovering cluster arbitrary shapes. इसका मतलब ये होता है कि मोस्ट ऑफ द क्लस्टरिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी क्लस्टरिंग मेथड होता है इसमें जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम लोग ऐसे डिस्टेंस मेजर करके क्लस्टर निकाला जाता है। और जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से सारे ऑब्जेक्ट्स की, इससे हम जब क्लस्टर एनालिसिस करते हैं तो जो शेप आता है वो एक आइडियल क्लस्टर का वो एक स्पेरिकल शेप में आता है। वे ओनली फाइंड अ स्पेरिकल शेप मोस्ट ऑफ द टाइम। बट अगर ये क्लस्टर अनयूजुअल रहा तो ये एक आर्बिटरी शेप भी आ सकता है। उस केस में हम लोग डेंसिटी बेस्ड मेथड यूज करेंगे। इट इज डिफिकल्ट टू द डिस्कवरी ऑफ द क्लस्टर इफ इट गोस विद आर्बिट्ररी शेप। तो आर्बिट्ररी शेप आने में हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो डीबी स्कैन ऑप्टिक्स मॉडल जो है, ये डेन क्यू, ये सब मॉडल यूज होता है अगर आर्बिट्ररी शेप या क्लस्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया तो। अगर नॉर्मल डिफरेंस आता है तो वो स्पेरिकल मॉडल से यूजुअली सॉल्व हो सकता है। सेकेंड इज ग्रिड बेस्ड मेथड। ग्रिड बेस्ड मेथड quantize the object space up to a finite number of cell to form a grid structure. एक एक क्लस्टर में जो ग्रिड बेस्ड मेथड वो ग्रिड की तरह काम करता है, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स में ग्रिड की तरह टूट जाता है वो स्ट्रक्चर, और फिर वो हम लोग उसमें प्रोसेस कर सकते हैं। तो ग्रिड हम लोग क्यों यूज करें, बाकी मेथड्स के अलावा ग्रिड क्यों यूज करें, तो बेसिकली ग्रिड एक फास्ट प्रोसेसिंग, ग्रिड का प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है। ग्रिड एक स्ट्रिंग मॉडल पे यूज काम करता है ग्रिड बेस्ड मेथड से। आपने सुना होगा ग्रिड एनालॉजी, सुना होगा ग्रिड बेस्ड मेथड से क्लस्टरिंग होती है, प्रोसेसिंग फास्ट होता है। फिर हम डेटाबेस में भी ग्रिड स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जो भी स्ट्रक्चर एसक्यूएल क्वेरी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में जो भी प्रोसेसिंग करते हैं वो ग्रिड स्ट्रक्चर में होता है, तो वो काफी फास्ट होता है। Second is model based method. Model based method एक hypothesis of a model cluster है which find the best data to be model. Let's suppose एक मॉडल एक क्लस्टर है हमारे पास, तो मॉडल बेस्ड मेथड एक मतलब खुद से बनाया हुआ एक मॉडल है, एक मॉडल जो खुद से बनाया हुआ है, उसमें वो इस तरह से बनाया गया है कि इस क्लस्टर में जो भी डेटा हम लोग फीड करें वो इस क्लस्टर के लिए परफेक्ट हो, यानी कि आपस में बहुत सिमिलर हो। तो एक पर्टिकुलर एक मॉडल बनाएंगे, ये मॉडल हमने खुद से सोचना पड़ेगा, इसे इट्स अ हाइपोथेसिस मॉडल। ये कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ऐसा परफेक्ट डेटा, ऐसा परफेक्ट मॉडल यूजुअली रियल लाइफ में देखा नहीं जा सकता ना हमें। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरिलेशन डिस्टेंसेस। कोरिलेशन डिस्टेंसेस, यस, उस पे चलते हैं हम लोग। कोरिलेशन डिस्टेंसेस यहाँ पर नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, हाँ। कोरिलेशन डिस्टेंसेस, इसमें हम क्या समझते हैं, सबसे पहले तो कोरिलेशन क्या होता है। इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट रिलेट्स टू हाउ सिमिलर और डिफरेंट द ऑब्जेक्ट्स विद इन और बिटवीन द क्लस्टर्स आर प्रेजेंट। एक क्लस्टर में जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो कितने सिमिलर, अभी हमने सीखा था कि सिमिलर होते हैं, अभी इसमें कोरिलेशन बताता है कि कितने सिमिलर होते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो लेट्स सपोज ये ग्राफ, इसके बीच में कुछ ऑब्जेक्ट्स है, फर्स्ट स्टेप में ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के सिमिलर है, सेकंड ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के काफी सिमिलर है और काफी रिलेट कर रहे हैं खुद को, इस टाइप को बोलते हैं कोरिलेशन, इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट है डिस्टेंसेस। डिस्टेंसेस क्या होते हैं, सो
Distances, clustering is all about distance between 2 points, and the distance between 2 points is called between the two clusters. क्लस्टरिंग क्या है? क्लस्टरिंग बेसिकली दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ही है. डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. सो कुछ डिस्टेंसेस के बारे में हमें पढ़ना है क्लस्टरिंग में. जो डिस्टेंसेस टॉपिक था उसके पहला डिस्टेंसेस है यूक्लिडियन डिस्टेंसेस. ये डिफॉल्ट डिस्टेंस यूज बाय एल्गोरिदम, ये डिफॉल्ट डिस्टेंस होता है जो आपने हमने सबने पढ़ा है. वो बेसिक सा डिस्टेंस फॉर्मूला. ये ग्राफ था, ये दो पॉइंट है ए बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला. दिस इज कॉल्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस. सेकंड इज मैनहट्टन डिस्टेंस. This distance is between 2 points calculated by a particular angle. It's called along the axis. बेसिकली इसका नाम मैनहट्टन कैसे पड़ा, इसके पीछे एक स्टोरी है. मैनहट्टन एक शहर का नाम है जिसमें कि जो स्ट्रीट्स होती हैं वो स्ट्रीट्स आपस में परपेंडिकुलर की तरह. लेट सपोज यहाँ पर एक कार है, ये ऐसे मूव कर रही है, और यहाँ पर एक कार है वो ऐसे मूव कर रही है, तो इसकी जो स्ट्रीट्स होती है वो परपेंडिकुलर फॉर्म में होती है. तो इस टाइप के डिस्टेंसेस को, दिस इज द डिस्टेंस, इस टाइप के डिस्टेंसेस को हम लोग तब से नाम पड़ा इसका मैनहट्टन डिस्टेंस. इसका फॉर्मूला होता है मैनहट्टन डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 मॉड प्लस मॉड y1 माइनस y2. दिस इज. सेकंड इज मिको मिकॉनविस्की मिकॉनविस्की, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना. डिस्टेंस, ये क्या होता है? ये एक एन डायमेंशनल स्पेस के लिए होता है. लेट्स सपोज हमारे पास एक स्पेस है, इसके बीच में हमें दो पॉइंट्स मिल गए. अब हमें पता नहीं पॉइंट्स 3D में है, 4D में है, 5D में है, 1D में, 2D में है, हमें कुछ नहीं पता. उस केस में इस डिस्टेंस को हम लोग यूज करते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं. ये बेसिकली एक जनरलाइज्ड फॉर्म है. हम लोग पी के वैल्यू को, अगर हम लोग पी के वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला इक्विडियन डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाएगा. और अगर हम लोग पी के वैल्यू को 1 पुट करेंगे, पी के वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा. आप ट्राई कर लीजिए. ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, ये 3D स्पेस, एन डायमेंशनल स्पेस के लिए यूज होता है. फोर्थ इज हैमिंग डिस्टेंस. हैमिंग डिस्टेंस इज अ मेट्रिक ऑफ कंपेयरिंग टू बाइनरी डेटा स्ट्रिंग. बेसिकली एक स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग 0 1 के फॉर्मेट में जो बिट्स होते हैं उसके बीच में जो भी एरर होती है उसको आइडेंटिफाई करने में हैमिंग डिस्टेंस का रोल आता है. ये मिक्स जो भी डिस्टेंस का नाम था वो डिस्टेंस. सेकंड, फोर्थ इज हैमिंग डिस्टेंस. हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है? लेकिन हमारे पास एक स्ट्रिंग है 110110001 और दूसरा स्ट्रिंग है 100111101. इसमें देखो फर्स्ट वाले स्ट्रिंग और सेकंड वाले स्ट्रिंग में कितना डिफरेंस है. यहाँ 0 से 1 हो गया, 1 से 0 हो गया. दो डिस्टेंस है, इसमें देखिए दो एरर आया. तो बेसिकली ये एरर फाइंडिंग, इट इज यूज टू डिटेक्शन ऑफ एरर, और एरर का करेक्शन करने में ये काम आता है. और एक काम है इसका, ये ट्रांसमिटेड ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स. इसका देखो, ये लेट्स सपोज हमारे पास एक फोन है और एक रिसीवर है, हमारे पास एक मॉनिटर रिसीव कर रहा है और हम सिग्नल देते हैं 100. कोई भी सिग्नल है, मान लो कोई भी सिग्नल हमने भेजा 100, और ये जो पाथ है ये वन वे पाथ है. और अगर वो नॉइजी चैनल हुआ, यानी कि अगर आसपास नॉइज होगा, नॉइज कैसे होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच में अगर कोई भी नॉइज आता है, उस नॉइज की वजह से इस 100 सिग्नल में बदलाव होता है, इस जीरो की जगह यहाँ 1 आ जाता है. तो ये एक एरर है, इट इज यूज. तो इस एरर को डिटेक्ट करने में और इसको करेक्ट करने में हैमिंग डिस्टेंस का काम आता है. इट इज यूज्ड एज एरर करेक्शन. तो ये जो एरर आया इसके वजह से हम लोग हैमिंग डिस्टेंस को इंट्रोड्यूस किया, उसको प्रैक्टिस करते हैं. क्लस्टरिंग बाय पार्टीशन मेथड, ये पढ़ना नहीं. हाँ, क्लस्टरिंग बाय पार्टीशन मेथड ये हमने कर लिया. नेक्स्ट हम करते हैं क्लस्टरिंग बाय पार्टीशन मेथड. यप डन 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 डन. सो क्लस्टरिंग बाय पार्टीशन मेथड मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं. पार्टीशन मेथड हमने समझ लिया. और उसमें कुछ क्लासिकल मेथड्स होते हैं, जैसे कि के मीन मेथड और के मिलर्ड्स मेथड. सो के मीन मेथड क्या होता है? बेसिकली हमने जो पढ़ा था क्लस्टर में, जो उसको सेपरेट करते थे, क्लस्टर्स पार्टीशन करते थे, और हर एक पार्टीशन में एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट डिफाइन करेगा उस क्लस्टर को. ये हमने पढ़ा था. अब ये सेम रहेगा, बट एज अ रिजल्ट इंट्रा क्लस्टरिंग सिमिलैरिटी इज हाई बट इंटर क्लस्टरिंग सिमिलैरिटी इज लो. लेट सपोज इसका एग्जांपल है, लेट सपोज एक क्लस्टर है हमारे पास, इसी को मान लेते हैं. ये क्लस्टर यहाँ पर है, इस क्लस्टर का नाम है ए, और एक और क्लस्टर है यहाँ पर, बड़ा सा क्लस्टर, इसका नाम है बी. सो
अब जो भी ऑब्जेक्ट्स क्लस्टर ए में प्रेजेंट होंगे उनकी जो सिमिलैरिटी होंगी, उनकी जो सिमिलैरिटी होंगी, और जो भी ऑब्जेक्ट्स क्लस्टर बी में प्रेजेंट होंगे, नहीं दिख रहा, क्लस्टर बी में जो भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होंगे उनकी जो सिमिलैरिटी होगी, इसकी सिमिलैरिटी इसके क्लस्टर में ज्यादा होंगी और इसकी सिमिलैरिटी इसके क्लस्टर में ज्यादा होगी, बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे के से डिसिमिलर होंगी। इस टाइप के क्लस्टरिंग को के मींस मेथड से सॉल्व किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर हमारे पास एक क्लस्टर है ए, दूसरा क्लस्टर है बी, क्लस्टर ए के जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो सिमिलर टू देयर क्लस्टर ओनली, और क्लस्टर बी में जो ऑब्जेक्ट्स है वो खुद के सिमिलर है। क्लस्टर ए और बी के दोनों के ऑब्जेक्ट आपस में सिमिलर नहीं है, पर सिमिलर टू इटसेल्फ, जो इटसेल्फ होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा क्लस्टर, और जो आपस में सिमिलर नहीं होता है बट इट इज इंटर इंटर क्लस्टर सिमिलरिटी इज लो, यानी कि एक दूसरे से सिमिलरिटी लो है पर आपस में सिमिलरिटी हाई है। उस टाइप के मेथड को हम लोग के मीन मेथड से सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्लस्टर्स को। इसका स्टेप है, इसका एक फॉर्मूला ये है, स्क्वायर एरर क्रिएशन फॉर्मूला, आप देख सकते हैं। लाइक ये, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं ऐसे, अब हम क्या करते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल के के मीन एल्गोरिथम लगा के हम इसे एक इस टाइप के क्लस्टर्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये रहा इसका स्क्रीनशॉट, अब इसे पढ़ सकते हैं कैलकुलेट कैसे होता है। अगर हमारे पास कोई डेटा दे दिया तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आता है के मिलॉइड्स मेथड। फर्स्ट के मिलॉइड्स मेथड को हम लोग पार्टीशन अराउंड मिलॉइड्स भी बोलते हैं, मिडॉइड्स भी बोलते हैं। एल्गोरिथम वाज प्रपोज्ड इन 19 जो भी है। अब व्हाट इज अ मेडॉइड, मेडॉइड क्या होता है? मेडॉइड बेसिकली as a point defined as a point in the cluster whose dissimilarities with all the other points in the cluster are minimum। एक क्लस्टर है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, और एक पॉइंट होगा उसमें जिसकी डिसिमिलैरिटी, मतलब आपस में तो सब सिमिलर है, पर एक ऐसा पॉइंट होगा जिसकी डिसिमिलैरिटी इन सबसे कम होगी, सबसे मिनिमम होगी, मिनिमम डिसिमिलैरिटी। तो ये पॉइंट हो जाएगा अपना मिडॉइड पॉइंट। इसके लिए फॉर्मूला होता है के मिडॉइड का कॉस्ट निकालने का, सी मतलब कॉस्ट, के मिडॉइड कॉस्ट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डबल समेशन पी आई माइनस सी आई। नेक्स्ट, ये उसका कैलकुलेशन, के मिडॉइड का कैलकुलेशन कैसे होगा इस टाइप का। यस, डब टन, हम ये पढ़ लिए, के मिडॉइड से पढ़ लिए, क्लस्टरिंग विद पार्टीशन मेथड। हायरार्किकल क्लस्टरिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बेसिकली जो चार मॉडल थे उसमें से हमें, जो चार हमने पढ़ा था, कौन कौन सा पढ़ा था, रिकॉल कीजिए। फर्स्ट था हमारा पार्टीशन, सेकंड था हेरारिकल, थर्ड था डेंसिटी बेस्ड, और फोर्थ था मॉडल बेस्ड। इसमें से जो फर्स्ट थे पार्टीशन मेथड और हेरारिकल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हेरारिकल, यस, नहीं हेरारिकल, यस। हेरारिकल वर्क्स ऑन ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक अ ट्री क्लस्टर, जैसे मैंने बताया था, एक ट्री के फॉर्म में एक ग्रुप होता है। Next, the inability to perform adjustment once a merge or split, it means अगर एक क्लस्टर है तो अगर वो मर्ज और स्प्लिट हो सकता है, यानी कि स्प्लिट हो सकता है, आगे जाके मर्ज हो सकता है, तब वो हेरारिकल में सुटेबल होता है। हेरारिकल दो तरह के होते हैं, क्लासिफाइड दो इन टू टाइप्स, एग्लोमेरिक और डिसाइसिव डिविजिव। जो एग्लोमेरिक होता है वो बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है, जो डिविजिव होता है वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है फैशन। In this algorithm, we develop a hierarchical cluster in the form of a tree as the same, and this tree-shaped structure is known as dendrogram. Dendrogram क्या होता है, कुछ क्रिएटिव देखते हैं। एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये बॉटम टॉप अप्रोच फॉलो करता है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एटॉमिक क्लस्टर्स इनटू लार्जर एंड लार्जर क्लस्टर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ये ग्राफ है, इसमें ए बी सी डी ई एफ, ये कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स बोले या चलो कुछ भी बोले, डेटा डेटा सेट बोलते हैं, डेटा पॉइंट्स बोल देते हैं। सबसे पहले ये ए और बी में कुछ रिलेशन था, तो ए और बी एक क्लस्टर बना। फिर ए और बी के बाद ए और बी सी से क्लस्टर बनाया, और उसके बाद ई डी एफ से बनाया, और फिर ए बी सी ई डी एफ एक पर्टिकुलर सिंगल क्लस्टर बना दिया। तो इस टाइप के हायरार्किकल क्लस्टरिंग को हम लोग एग्लोमेरेटिव एग्लोमेरेटिव
हेरेडिकल क्लस्टरिंग बोलते हैं, जिसमें कि वो ऑब्जेक्ट्स तब तक क्लस्टरिंग करना बंद नहीं करेंगे जब तक वो एक सिंगल क्लस्टर ना बना दे, तब तक टर्मिनेट नहीं होगा क्लस्टरिंग। तो इसको हम लोग बॉटम अप स्ट्रेटेजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले ए और बी था, डी और ई था, फिर हम लोग ए बी से सी गए, फिर डी और ई से एफ गए, फिर सी ए दिस गए। तो ये बॉटम नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं बॉटम अप स्ट्रेटेजी। ये उसके स्टेप्स हैं, ये कैसे कैलकुलेट करता है। एक और था यहाँ पर कि कैसे, हाँ, कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले तो ये सिंपल डेटा पॉइंट्स हैं ऐसे। फिर हम क्या किए, हमने देखा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, तो इनको वन क्लस्टर मान लेते हैं। फिर इन दोनों क्लस्टर से हम लोग दूसरे क्लस्टर भी मिले हम लोग इसी टाइप के। फिर ये दो क्लस्टर, फिर ये 2 से 3 हो गए, ये क्लस्टर, फिर ये क्लस्टर 2 से 3 हो गए, फिर ये सिंगल क्लस्टर बन गया और यहाँ पर एक क्लस्टरिंग टर्मिनेट हो गया। इस टाइप की क्लस्टरिंग को हम लोग बोलते हैं एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। सेकंड क्या था अपना, डिविजिव, डिविजिव हेरारिकल क्लस्टरिंग। ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है, ये रिवर्स होता है एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के, और इसमें स्मॉलर टू स्मॉलर पीसेस अंटिल अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज रीच। लाइक हमारे पास ए बी सी डी ई एफ है, तो सबसे पहले तो ए स्प्लिट हुआ, ए यहाँ पहुंचा, बी सी डी ई एफ है, फिर बी सी स्प्लिट हुआ, डी ई एफ स्प्लिट हुआ, फिर बी सी स्प्लिट हुआ, डी स्प्लिट हुआ, ई एफ, लास्ट में हमारे पास ईच क्लस्टर, ईच ऑब्जेक्ट, ईच डेटा एक पर्टिकुलर क्लस्टर में आ गए। इस टाइप के क्लस्टर को हम लोग बोलते हैं डिविजिव। ये टॉप डाउन, टॉप से डाउन जा रहा है, तो ये टॉप डाउन स्ट्रेटजी फॉलो करता है। हेरिडिकल क्लस्टरिंग मैंने आपको बताया था, वो वही क्लस्टर हेरिडिकल क्लस्टरिंग को फॉलो करते हैं जो मर्ज और जो डिवाइड होने की कैपेसिटी या इनेबिलिटी उनके पास हो, वही करते हैं। एक और लाइक नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लस्टर्स। दो क्लस्टर्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू क्लस्टर्स इज क्रूशियल इन हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में दो क्लस्टर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना काफी क्रूशियल होता है। जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो सोचना काफी क्रूशियल होता है। इसमें इसमें काम आता है हमारे लिंकेज मेथड। लिंकेज मेथड में फर्स्ट है सिंगल लिंकेज मेथड। तो अगर हमारे पास हायरार्किकल क्लस्टरिंग के बारे में आ गया तो हमें ये पॉइंट लिखना मेंशन करना जरूरी है कि मेजरमेंट ऑफ टू क्लस्टर्स। सबसे पहला है सिंगल सिंगल लिंकेज। सिंगल लिंकेज में क्या होता है, दो क्लस्टर्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो निकालेंगे। सेकेंड इज कंप्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, दो क्लस्टर्स के बीच का सबसे फार्देस्ट डिस्टेंस, सबसे दूर वाला पॉइंट, दो दो ऑब्जेक्ट के बीच का सबसे फार्देस्ट डिस्टेंस। थर्ड इज एवरेज लिंकेज। एवरेज लिंकेज में क्या होता है, हर पॉइंट्स को जो डिस्टेंस है उन सबको ऐड करके उसका एवरेज ले लेना, उसको एवरेज लिंकेज बोलते हैं। यानी कि एवरेज डिस्टेंस अप्रोक्स, वो एवरेज डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। फोर्थ इज सेंट्रोइड लिंकेज। सेंट्रोइड लिंकेज मीन्स जो इसका एक क्लस्टर का जो सेंट्रोइड होगा, दूसरे क्लस्टर का जो सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड मीन्स इन दो सबका डिस्टेंस का बीच का, यानी कि यहाँ से एवरेज डिस्टेंस इस क्लस्टर के एवरेज डिस्टेंस बीच में और इस क्लस्टर के एवरेज डिस्टेंस बीच में, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को सेंट्रोइड लिंकेज बोलते हैं। नेक्स्ट हेरारिकल हो गया, पार्टीशन हो गया, क्लस्टरिंग हो गया। ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग। ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग क्या है, उस पे देखते हैं। ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग क्या होता है, बेसिकली क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन है। दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन और अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज में होता है जब हमारे पास डेटा सेट गिवन होता है, और अनसुपरवाइज में नहीं होता है। तो ओवरलैपिंग में वही केस है, जब हमारे पास डेटा सेट गिवन ना हो, उस केस में हम लोग जो क्लस्टरिंग करें वो ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग होता है। जैसे कि अ, मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज हमारे पास एक क्लस्टर है जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है, एक क्लस्टर है अपना ए, और हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, एक और क्लस्टर है बी, पर वो क्लस्टर क्या है, वो क्लस्टर इस टाइप में है, उसमें भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये क्लस्टर ए में भी आ रहा है, ये क्लस्टर बी में भी आ रहा है, तो ये एक ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट है। इस टाइप के क्लस्टरिंग मेथड में, जिसमें कि जो क्लस्टर ए में जो ऑब्जेक्ट है वही जो ऑब्जेक्ट है क्लस्टर बी में भी है, और ये ऑब्जेक्ट का साइज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इसको इसको बी नहीं छोड़ सकता और इसको ए नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो ये काफी डिटरमाइनिंग डिटरमाइनिंग फैक्टर पड़ जाएगा ए में भी बी में भी। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग की जरूरत पड़ी। दिस एल्गोरिथम वर्क्स ऑन टू फेजेस, पहला इनिशियलाइजेशन फेज और दूसरा इंप्रूवमेंट फेज। इनिशियलाइजेशन फेज में हम लोग इनिशियलाइज करते हैं क्लस्टर को, क्लस्टर्स पर बिल्ड, और इंप्रूवमेंट फेज में हम लोग रिड्यूस करते हैं नंबर ऑफ क्लस्टर्स को एंड देयर ओवरलैपिंग को।
ये ग्रीडी अप्रोच में आपने पढ़ा होगा, ग्रीडी एल्गोरिथम, ये ग्रीडी अप्रोच में यूज होता है। थर्ड इज लिमिटेशंस भी है इस ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग, इस टाइप के क्लस्टरिंग को सॉल्व करने का क्या क्या लिमिटेशन होता है। पहला, प्रोड्यूस मेनी क्लस्टर्स, एनालाइजिंग दिस क्लस्टर्स इज डिफिकल्ट, इन इसको एनालाइज करना काफी डिफिकल्ट है। ये हमारे पास दो क्लस्टर है, अगर हमारे पास 100 क्लस्टर होंगे तो और 100 क्लस्टर्स ऐसे ओवरलैप्ड होंगे तो उसमें कौन सा वेरिएबल, कौन सा डेटा कहाँ पर मर्ज हो रहा है, उसको एनालाइज करना काफी डिफिकल्ट होता है। सेकेंड इज वेरी हाई चांस ऑफ ओवरलैपिंग। इट मीन्स अगर ओवरलैपिंग होता है तो ए में मान लेते इस ऑब्जेक्ट ओवरलैपिंग हुआ तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज में काफी फर्क आएगा इस ओवरलैपिंग की वजह से, और काफी इंफॉर्मेशन जो हम लोग फेच कर सकते हैं उसमें फेच करने में दिक्कतें आएंगी, हिंड्रेंस आएंगी। थर्ड इज इसको कंप्यूट करना काफी डिफिकल्ट है, सो द कॉम्प्लेक्सिटी, वेरी हाई कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इज नीडेड, और ये रियल लाइफ में अ, इसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। सो इट इज एन अनरियलिस्टिक लाइफ, रियल लाइफ प्रॉब्लम। ये अप्रोच अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक। सेकंड इज के मीन वेरिएंस, लाइक ये भी, ये टॉपिक तो नहीं है पर हम इसे स्टडी कर लेते हैं। के मीन्स क्लस्टरिंग के बारे में कुछ और पूछा है, तो ये ओवर, यहाँ पर बेटर डायग्राम है, ये क्लस्टरिंग हेड्स, ये ओवरलैपिंग नोड्स, देखो इस पे ये ओवरलैप हो रहा है, 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 ये किसी और से ओवरलैप हो रहा होगा, किसी और, ये किसी और से ओवरलैप हो रहा होगा, किसी और से ओवरलैप हो रहा होगा। ऑर्डिनरी नोड्स लाइक दिस, ये ऑर्डिनरी नोड्स है, यस यस यस, ये ओवरलैपिंग नहीं है। दिस इज डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रोफाइलिंग एंड इंटरप्रिटेशन क्लस्टरिंग, यस, लास्ट टॉपिक। इसके लिए हम यहाँ चलते हैं। व्हाट इज प्रोफाइलिंग, प्रोफाइलिंग? Profiling means generating descriptions of clusters with reference to the output variable you we used as a clustering analysis. कुछ समझ में नहीं आया? बेसिकली आता है वो क्लास के डिस्क्रिप्शन को। लेट्स सपोज हम एक क्लस्टर बनाए, इस क्लस्टर में कुछ ऑब्जेक्ट्स भी रखे, तो इस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग रेफरेंस भी तो करेंगे। लेट्स सपोज ये क्लस्टर ए, ये क्लस्टर शो कर रहा है स्टूडेंट्स को, और ये क्लस्टर्स का एक स्टूडेंट है जिसका नाम है चलो रानी, एक स्टूडेंट है उसका नाम है रानी, तो रानी को हम लोग रेफरेंस भी तो करेंगे, रानी ए पे क्लस्टर पे है, रानी का ये रोल नंबर है, कुछ इस टाइप का तो करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइलिंग। इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि प्रोफाइलिंग कैसे होता है। और उसके बाद इंटरप्रिटेशन, बेसिकली हमने क्लस्टर्स बना लिए, हमने स्टडी कर लिया उसे कैसे प्रोसेस करते हैं। अब बात यहाँ आती है कि हम लोग उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे या उसे आगे काम में कैसे लेंगे। तो क्लस्टरिंग एंड सेगमेंटेशन इस तरह से काम में लेंगे। अब हमने जो भी पढ़ा हम उसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि हमारे पास अगर एक रियल लाइफ में कुछ डेटा आया तो हम उसे कैसे करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्टेप है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहला आता है कन्फर्म द डेटा इज मेट्रिक, यस, कन्फर्म इज डेटा इज मेट्रिक, मतलब ये कन्फर्म द डेटा इज मेट्रिक, मतलब डेटा एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द डेटा होना चाहिए। मतलब जो डेटा हम ले रहे हैं वो मेजरमेंट तो होना चाहिए एटलीस्ट, यस और नो में मेजरमेंट नहीं होता, वो डेटा हमेशा क्वांटिटेटिव होनी चाहिए, यानी कि नंबर्स के फॉर्मेट में होनी चाहिए, मतलब उसे कैलकुलेट हम कर सके। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप इज स्केल द डेटा। डेटा का स्केल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टैंडर्ड में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज एक डेटा है हमारे पास लाइक दिस मिनट, ये मिनट में दिया हुआ है और मान लो ये डेटा आवर्स में दिया हुआ है, तो ये एक कुछ एरर आ जाएगा, ये सेकंड में दिया हुआ है मान लो और ये मिनट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर एरर के चांसेस आ जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भी डेटा है हो वो डेटा एक फॉर्मेट में हो, एक स्टैंडर्ड में हो। तो ये स्टेप आता है स्टैंडर्डाइजिंग द डेटा। और अब ये जो स्टेप होता है इसके लिए आपको इस डेटा का, इस डेटा सेट का काफी डीप नॉलेज होना चाहिए। मैं लिखा होगा कहीं, दिस इम्प्लीमेंट काफी डीप नॉलेज आपको होना चाहिए इसके लिए। सेकंड इज सिलेक्ट सेगमेंट वेरिएबल, सिलेक्ट सेगमेंट वेरिएबल, इट मीन्स लाइक दैट, अभी हमने जो प्रोफाइलिंग पढ़ा था, प्रोफाइलिंग करना एट्रीब्यूट को डिफाइन करना, इसका मतलब अब जैसे हम हमारे पास ये डेटा था, ये v1 v2 v6, हमें ये नहीं पता ये क्या है, अब हम ये डिफाइन करेंगे ये क्या है, उसको बोलते हैं प्रोफाइलिंग करना, प्रोफाइलिंग करना। v1 से लेट्स सपोज v1 से v6 है, कुछ तो है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो ये आता है हमारा सेगमेंटेशन वेरिएबल्स में। v1 अपना शॉपिंग इज फन, v2 अपना शॉपिंग इज बैड फॉर द बजट, v3 कंबाइनिंग द शॉपिंग विथ ईटिंग आउट,
ये स्केल में लाना, ये डिस्क्रिप्शन लिखना, क्लास का डिस्क्रिप्शन लिखना कि करते क्या है हम लोग, मॉल से विजिटेड, ये इस टाइप के फॉर्म में रखना, ये हमारा स्टेप है जिसका नाम है सिलेक्ट द सेगमेंटेशन वेरिएबल। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है डिफाइन सिमिलैरिटी मेजरमेंट। मतलब डिफाइन सिमिलैरिटी मेजरमेंट लाइक जो क्लस्टर हमने बनाया था या जो भी हमने भी डेटा कलेक्ट किया, इसमें जो सिमिलैरिटीज है उसको डिफाइन करना, वो एक काफी क्रूशियल पार्ट होता है। एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इस डेटा को देख के। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास डेटा आया था उसमें हम बेसिकली दो यूज करते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस फाइंड करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है हमें वो देखना है, क्या सिमिलैरिटी या कितना डिसिमिलैरिटी है, कितना सिमिलैरिटी है, इन दोनों के बीच में देखना है। ये ये जो स्टेप है डिफाइनिंग द सिमिलैरिटी मेजर, उस पे आता है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि विजुअलाइज करना, जो पेयर वाइज डिस्टेंस थे उसको विजुअलाइज करना। तो हम लोग उसको हिस्टोग्राम से या बार ग्राफ, हिस्टोग्राम से बेसिकली उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि जो पेयर वाइज वेरिएबल के बीच में क्या सिमिलैरिटी था। इसमें सिमिलैरिटी हमने डिफाइन किया, सिमिलैरिटी आया और हम उसे हिस्टोग्राम में प्लॉट कर रहे हैं, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है मेथड एंड द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। इट मीन जो भी हमने सीखा था के मीन्स क्लस्टरिंग या के मिलॉइड्स क्लस्टरिंग, जो डेंडोग्राम ने सीखा था वो एक एक्शनेबल लाइक दिस विजुअलाइजिंग पेयर वाइज डिस्टेंस, ये हो गया। हाँ, मेथड ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो कि एक्शनेबल, वो स्टेप्स की कौन सा अप्रोच है, ये ग्रुप टुगेदर है कौन सा अप्रोच है, और कैसे कैसे अप्रोचेस काम कर रही है, कैसे हो रहा है। ये हिस्टोग्राम में नहीं हो रहा था, ये डेंडोग्राम, डेंडोग्राम इसको बोलते हैं, इस टाइप ग्राफ को बोलते हैं डेंडोग्राम। इस डेंडोग्राम से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये 3 पहले 8 पे आया और ये 8 इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन का क्लस्टर है और ये फाइनल क्लस्टर ये आया। इस टाइप से हम डेंडोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्रुप टुगेदर डेटा को। नेक्स्ट स्टेनोग्राम्स की हेल्प से हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ये डेटा पहले यहाँ से यहाँ आया। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप था प्रोफाइल एंड इंटरप्रेट द सेगमेंट। बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो भी हमने इसमें जो हमने इसे इंटरप्रेटेड किया, इस डेंडोग्राम को देख के जो भी हमने समझा उसको एक पर्टिकुलर ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, बढ़ते घटते सेगमेंट्स में इस टाइप का रिप्रेजेंट करना। और फोर्थ है, और सॉरी एट एंड द लास्ट स्टेप इज रोबस्ट एनालिसिस। इट मींस लाइक जो हमने मॉडल बनाया, जो हमने इंटरप्रेटेड किया, जो प्रोफाइल हमने इंटरप्रेट किया, जो सेगमेंट का हमने ग्राफ बनाया, क्या वो स्केलेबल है। इसका मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन। जो भी हमने किया था उसमें इम्प्लीमेंट करके देखना, इंटरप्रिटेशन इम्प्लीमेंट करना, और हम लोग ये एनालिसिस करना कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया था वो क्या स्केलेबल है, वो क्या सही है, क्या वो गलत है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या ओवरलैपिंग हो रही है, क्या नहीं हो रही है, अप्रोचेस क्या है, ये सब करना ये आता है इसमें। तो ये एक गुड अप्रोच है करने के लिए। यहाँ पर हमने ये टॉपिक भी हमारा हो गया। तो बेसिकली हमारा पूरा क्लस्टरिंग यहाँ पर खत्म हो चुका है। क्लस्टरिंग काफी बड़ा था और ये जो हमने स्टडी किया है ये कहीं भी यूट्यूब पे कहीं नहीं है, ना कि कोई बुक में है। ये अपने आप में अलग अलग टॉपिक्स हैं जो कि मैं एक जगह एज अ सिलेबस के बेसिस में, जो भी सिलेबस में जो भी टॉपिक थे उसको मैं रख के आया हूँ। ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, उसमें आप जाके आपको नोट्स मिल जाएंगे, ड्राइव की लिंक मिल जाएगी उसमें। तो ये नोट्स आप अच्छे से एक बार पढ़ लोगे, रिवीजन कर लोगे तो बेटर है। मैंने ऊपर से ओवरव्यू दे दिया इस नोट्स के। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।